हेलो गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड है प्रेशर इनसाइड सोप बबल। क्वेश्चन में क्या बोला है, सोप बबल इज ब्लोन विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल पंप एट ए माउथ ऑफ ए ट्यूब। द पंप प्रोड्यूसेस ए सर्टेन इंक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बबल। ये ध्यान रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटरनल प्रेशर, द ग्राफ बिटवीन द प्रेशर इनसाइड द बबल एंड विद टाइम विल बी। तो हमें बताना है प्रेशर और टाइम के बीच में इन चारों में से कौन सा ग्राफ सही है। ठीक है, तो देखो एक बात हम कह सकते हैं, जो भी प्रेशर होगा इस मतलब यहां से सपोज हमने पंप के थ्रू इसमें हवा भरी, ठीक है, तो जो भी हम प्रेशर लगाएंगे वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हम प्रेशर इसके अंदर लगाएंगे पंप के थ्रू उतना ज्यादा इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो हमें पता है जो प्रेशर इनसाइड सोप बबल होता है उसका फॉर्मूला होता है 4s अपॉन रेडियस। ठीक है, रेडियस क्या है, इसका रेडियस मतलब सोप बबल का रेडियस। पर प्रॉब्लम क्या है, ये जो ग्राफ है ये प्रेशर और टाइम के बीच का ग्राफ है और हमारे पास रेडियस है। सरफेस टेंशन ऑफ बबल तो वो तो कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो इसकी तो मतलब तो इसकी बात हम नहीं करेंगे एस की। मेन बात आती है आर की। हमारे पास है आर और ग्राफ दे रखा है पी वर्स टी का। ठीक है, तो इस लाइन को ध्यान से देखो, बोला क्या गया है, द पंप प्रोड्यूसेस सर्टेन इंक्रीज पर मिनट इन द वॉल्यूम ऑफ बबल। तो हम यहां से ये क्या कह सकते हैं, जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, यहां से, है ना। तो देखो वॉल्यूम अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के होगा तो हम ये लिख सकते हैं 4/3 पाई आर का क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। समझ गए? तो यहाँ से 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसे हम ये लिख सकते हैं आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। यहाँ से ये लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1/3। ठीक है, अब प्रेशर और रेडियस में हमें रिलेशन यहाँ से मिल गया, पुट कर देते हैं तो P हमारे पास आ जाएगा 4s, R की जगह क्या, यहाँ C लगा देते हैं सम कांस्टेंट C। ठीक है, 4 पाई को इधर भेज के C लगा दिया मान लो हमने। तो देखो C इंटू T की पावर 1/3 लिख दिया हमने। अब देख सकते हो जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रेशर क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है ना, तो प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया, टी की पावर 1/3। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखो ये ग्राफ तो इंक्रीज कर रहा है ना, तो ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि टाइम के साथ प्रेशर डिक्रीज करेगा। समझ गए? सिमिलरली ये ग्राफ हो सकता है ना, फर्स्ट ऑप्शन। तीसरा ग्राफ डिक्रीज कर रहा है लेकिन लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, तो लीनियरली डिक्रीज नहीं करेगा क्योंकि ये हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, तो कुछ ऐसे डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इनकरेक्ट है और फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा देखो कभी भी कोई चीज हो मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x हो या 1/x³ हो, समझ गए, या फिर 1/x की पावर 2/3, यहाँ पावर कुछ भी हो, जो ग्राफ होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल का वो इस तरह से होता है। बस इसकी पावर से क्या फर्क पड़ता है, इसका ये मतलब एक तरह से कितना स्टीपर ये जल्दी गिरेगा वो फर्क पड़ता है इसकी पावर से। समझ गए? तो ध्यान रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब फर्स्ट ग्राफ इज करेक्ट। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hello everyone, let's start the question. Question says that a man grows into a giant such that his linear dimension increase by a factor of 9. Assuming that his density remains same, the stress in the leg will change by a factor of. So in this question we have to find out the factor by which the stress in leg will change. Okay, so if we write the dimension, linear dimension, let's say this is L, so initial linear dimension will be L1 and final L2.
but here it is given that it is changing by a factor of 9, so this will be 9 of initial. Okay, now we can write stress equal to force by area. Okay, so here the force acting on the body is the mg, okay, divided by area. So we have to find out relation between stress and the linear dimension. So here we see that we can convert the mass, okay, in terms of density and volume. So we can write density, rho, that is density, into volume, okay, into g divided by area, and we can write the volume and area in terms of the linear dimension, that is LQ for the volume, then this is rho, the density, and the gravitational field G, acceleration due to gravity. Okay, now the area will be L square. So here we see that this will cancel the L square, so this will be L, then density and the acceleration due to gravity. Okay, so here we see that the stress, the density is constant, it is same, and the gravitational and the acceleration due to gravitation is also constant, so only s is changing here, so s is directly proportional to the linear dimension. So here we can say that the s1 will be directly proportional to L1 and s2 will be directly proportional to L2. So we can write the ratio s2 by s1 equal to L2 by L1. Okay, and here we see that L2 is equal to 9L1. So here we can write 9L1 divided by L1, and here S2 by S1. So here L1 and L1 both will be cancelled out. So this S is the stress, that is S2, is increasing by factor 9, okay, of initial. So here we have the factor 9. So if we see the options, the correct option is 9, the third option. So we will write correct answer is 9. Thank you. Hello everyone, the pressure that has to be applied to the end of a steel wire of length 10 cm to keep its length constant if the temperature is raised by this much. So what will happen if we raise the temperature of any wire? The length will increase by delta L. The length will try to increase by delta L, which is equals to L alpha delta T. But what we do, we will apply a pressure P and P from the both side, and we will forcefully keep the length constant, so that pressure will be equals to F by A, that is stress only, and it is equals to gamma L by delta L by L. So it will be gamma delta L is alpha L delta T. Yeah, so here is delta T by L. So this L and this L will get cancelled out. So you will get pressure equals to gamma alpha delta T. So you will just put the value here. Gamma is 2 into 10 to the power 11. Alpha is 1.1 into 10 to the power minus 5, and the delta T is 100. So from here you will get the value of pressure is 2.2 into 10 to the power 8 Pascal, and this is our answer. Simple. Thank you. Hello students, we are given a question. An open glass tube is immersed in mercury in such a way that a length of 8 cm extends above the mercury. The open end of the tube is then closed and sealed, and the tube is raised
vertically up by the additional 46 centimeter. What will be length of the air column above the mercury in the tube? Atmospheric pressure we are given as 76 centimeter of Hg mercury height. So we have a beaker. This is what we have, a beaker, and in this beaker we have this capillary tube, and in this tube we have 8 centimeter column above the level, and after that there is the mercury. So this is the situation we have. Now this mercury column is at its level and the capillary is raised. This capillary is raised additionally of 46 centimeter. So we are asked to find rise of this value. So in this situation we can see that here is the pressure P1 and here we have the pressure P2 when it is raised. So we can write the pressure equation as P2 is equal to P1 minus X, because in second case that is vertically raised up additionally 46 centimeter. So we will have P2 to be equal to P1. We have atmospheric pressure only because the opening is there, and after that we are sealing in the second case. So it will be 76 centimeter minus X. X is in centimeter only. So we get this relation, pressure equation. Now we see the two pressures from the gas equation. We have P1 V1 is equal to P2 V2. In place of P1 we have 76. In place of V1 volume we will write cross section area into 8 centimeter is equal to P2. In place of P2 we will write 76 minus X, and for volume we will write area of cross section of that capillary tube. The area is cancelled out and we have the value for volume V2. This will be 56 plus 8 minus X, that is 54 minus X. So on solving we are getting as 608 is equal to 4104 minus 76 X minus 54X plus X square. So we are getting an expression of X square minus 130X plus 3446 is equal to 0. On solving this quadratic equation we are getting X is equal to 38 centimeter. Now we need to find out the length of air column, that is X prime, which is equal to 54 minus X, which will be equal to 54 minus 38, which gives us 16 centimeter. So 16 centimeter, we have option C as the correct answer of this problem. Thank you.